जैसा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड भाग रासायनिक सेल के बारे में है, तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दूसरे भाग की बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम विद्युत ऊर्जा की बात कर लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। यानी स्टार्टिंग कुछ बेसिक जानकारी हैं जिनकी हमें रासायनिक सेल के अध्ययन में आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। तो बेटा बहुत सिंपल बात है कि आवेश प्रवाह के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप, आवेश प्रवाह के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। और ये बात समझ में, आवेश प्रवाह के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा ही क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब हम 11th में और छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, कुछ हमारी जानकारी है जैसे ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। तो ये भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ेगी कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे जिंक धातु है Zn, और ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम कहेंगे कि जिंक धातु का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि जिंक धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे गए। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। क्लियर बात। एक बात और हम देखेंगे यहां पर कि हमें ऑक्सीकरण अपचयन में भी ऑक्सीकारक और अपचायक की भी जानकारी होनी चाहिए। तो आगे हम कहते हैं अपचायक के लिए कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो स्वयं कैसे होंगे, ऑक्सीकृत होते हैं, एवं दूसरे पदार्थ का अपचयन कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको 11th में बताया था कि यहाँ पर उल्टा होता है कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। तो मैंने आपसे कहा था एक शाब्दिक अर्थ से आप आसानी से लगा सकते। अपचायक मीन्स अपचयन करने वाला, और अपचयन कब करेगा, जब खुद का ऑक्सीकरण होगा। तो एक बार दोबारा से सुन ले, अपचायक किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं एवं दूसरे पदार्थ का अपचयन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी अपन को ध्यान रखनी। अब हम बात करेंगे अपचायक सामर्थ्य। तो अपचायक सामर्थ्य जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगी। अपचायक सामर्थ्य इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर निर्भर करे, यानी जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा उसकी अपचायक सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी। अर्थात हम कहते हैं अपचायक सामर्थ्य इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के समानुपाती होती है। अपचायक सामर्थ्य इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के समानुपाती होती है, इस तरह। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन त्यागना आयनन ऊर्जा पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन त्यागना किस पर निर्भर करता है बेटा, आयनन ऊर्जा। जिस धातु की आयनन ऊर्जा का मान कम होता है वह उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति आयनन ऊर्जा के विपरीत होगी। तो अपचायक सामर्थ्य जो होगी वो आयनन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होगी। बात आ रही है नहीं समझ में? अपचायक सामर्थ्य जो होगी वो आयनन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्लियर? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोड विभव और होता है। तो अपचायक सामर्थ्य जो होती है
वो इलेक्ट्रोड विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आगे आएगा जब हम आपको बताएंगे। अपचायक सामर्थ्य जो होती है वो इलेक्ट्रोड विभव के भी व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात हमको याद रखना है, अपचायक सामर्थ्य इलेक्ट्रॉन त्यागने के प्रवृत्ति के समानुपाती, आयनन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती, और इलेक्ट्रोड विभव, उस विलयन का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसके भी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर। अब बात करेंगे हम अपचयन। तो अपचयन के लिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। जैसे कॉपर 2+ आयन है, कॉपर 2+ आयन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु में आपके अपचयित हो जाता है। तो हम कहेंगे कॉपर आयन का क्या हो रहा है, अपचयन। क्यों? क्योंकि कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु में परिवर्तित। अब हम बात करेंगे ऑक्सीकारक, जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं क्या हो जाते हैं बेटा, अपचयित हो जाते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, और दूसरे पदार्थ का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। यानी ऑक्सीकारक मीन्स होता है ऑक्सीकरण करने वाला, और ऑक्सीकरण कब करेगा, जब स्वयं अपचयित होगा। तो ये बात भी हमें अच्छे से याद रखनी है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीकारक सामर्थ्य। तो ऑक्सीकारक सामर्थ्य जो होती है वो उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के समानुपाती होगी। ऑक्सीकारक सामर्थ्य किस पर निर्भर करेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर। तो कोई पदार्थ जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो उतना ही अधिक क्या होगा, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक सामर्थ्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। और हम 11th में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस ऊर्जा पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता पर, इलेक्ट्रॉन बंधुता पर। तो अर्थात हम कहेंगे कि ऑक्सीकारक सामर्थ्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के समानुपाती, इलेक्ट्रॉन बंधुता के समानुपाती, और इलेक्ट्रोड विभव उस विलयन के समानुपाती होती है। क्लियर। तो ये ऑक्सीकारक सामर्थ्य भी अपन को याद रखना। क्लियर। तो ये सामान्य जानकारी हमें सेल पढ़ने से पहले होनी चाहिए, जो कि हम छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेल। सेल किसे कहते हैं? तो सेल वह युक्ति है, सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में अंतः परिवर्तन किया जा सकता है। सेल कौन सी युक्ति है? वह युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में अंतः परिवर्तन किया जा सकता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं वैद्युत अपघटनीय सेल और दूसरे होते हैं रासायनिक सेल। पहले वैद्युत अपघटनीय सेल और दूसरे रासायनिक सेल। इनको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल, वैज्ञानिक ने अपने नाम से दे दिया। इनको वोल्टीय सेल भी कहते हैं, ये भी वैज्ञानिक के आधार पर पढ़ा। तो रासायनिक सेल कह दें, गैल्वेनिक सेल कह दें या वोल्टीय सेल कह दें, एक ही बात है। तो बात आ रही है सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वैद्युत अपघटनीय सेल और रासायनिक सेल। अब हम बात करते हैं वैद्युत अपघटनीय सेल, जिनका हम इसी लेसन के प्रथम भाग में अध्ययन कर चुके थे। तो वैद्युत अपघटनीय सेल किसे कहेंगे? वे सेल या वह युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता हो।
यानी बेटा इन सेलों के जो प्रकार रखे गए हैं वो ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रखे गए हैं। यानी जब आप वैद्युत अपघटनीय सेल कह रहे हैं तो क्या बात ध्यान रखनी है कि इस प्रकार के सेल से वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है। वैद्युत अपघटनीय सेल कौन से होंगे? वे सेल जिनके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वैद्युत अपघटनीय सेल कहलाते हैं। इनमें बेटा रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो होती हैं, इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती हैं, पहले भी हम कह सकते हैं अस्वतः प्रवर्तित होती हैं। कैसी होती हैं? अस्वतः होती हैं। और इनके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी डेल्टा जी का जो मान होता है वो 0 से अधिक यानी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। आ रही है बात समझ में? वैद्युत अपघटनीय सेलों में रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? अस्वतः होती हैं। इनके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो है डेल्टा जी वो 0 से हमेशा अधिक यानी कैसी होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। क्लियर? तो इनका अध्ययन किनका? वैद्युत अपघटनीय सेल का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। यहां इस भाग में जो हमें अध्ययन करना है वो किसका करना है बेटा? रासायनिक सेल का। और जब वैद्युत अपघटनीय सेल की परिभाषा आपको याद है तो रासायनिक सेल की परिभाषा आप आसानी से बता सकते हैं। यानी वह युक्ति या वह सेल जिनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता हो, क्या कहलाते हैं? रासायनिक सेल कहलाते हैं। इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया जो होंगी बेटा, इनमें रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? स्वतः होती हैं। वैद्युत अपघटनीय में कैसी होती हैं? अस्वतः। जबकि रासायनिक सेल में कैसी होती हैं? स्वतः प्रवर्तित। और इनके लिए डेल्टा जी का मान यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान जो होता है वो 0 से कम यानी कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये बात हमको अच्छे से याद रखनी है। रासायनिक सेल के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो है यानी डेल्टा जी जो है वो आपके 0 से कम यानी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। क्लियर? तो यहां ये हुआ सामान्य परिचय। हम डिटेल में रासायनिक सेल का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे बेटा? रासायनिक सेल। रासायनिक सेल का दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल भी है, वोल्टीय सेल भी है। तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि रासायनिक सेल जो हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रासायनिक सेल जो हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो रासायनिक सेल में क्या होता है बेटा? दो पदार्थ लेते हैं हम। रासायनिक सेल में दो पदार्थ लिए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो अपचायक पदार्थ लिया जाता है और एक ऑक्सीकारक पदार्थ लिया जाता है। रासायनिक सेल में दो पदार्थ लेते हैं और वो पदार्थ कौन कौन से लेते हैं? एक तो होता है अपचायक पदार्थ और दूसरा होता है ऑक्सीकारक पदार्थ। और इन दोनों पदार्थों को हम संयोजी तार से जोड़कर, इन दोनों पदार्थों को संयोजी तार से जोड़कर हम परिपथ पूर्ण करने पर, परिपथ पूर्ण करते हैं तो इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इनमें क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी जब इनका परिपथ पूर्ण करेंगे तो क्या होगा बेटा? इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होगी बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया। और अब रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें मुक्त ऊर्जा या ऊर्जा में क्या होगी? आपके कमी। आ रही है बात समझ में? दोबारा से सुनिए कि रासायनिक सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो रासायनिक सेल में दो पदार्थ, एक अपचायक पदार्थ और एक ऑक्सीकारक पदार्थ लेते हैं।
इन दोनों पदार्थों को संयोजी तार से जोड़कर जब हम परिपथ पूर्ण करते हैं तो परिपथ पूर्ण करने पर इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है और रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें मुक्त ऊर्जा और ऊर्जा में क्या होती है, कमी। और यह ऊर्जा में कमी जो है वो आपके विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा में जो कमी है वही ऊर्जा की कमी किसमें आपके कन्वर्ट हो जाती है, यानी किसके रूप में प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो इस सिद्धांत पर हमारे रासायनिक सेल कार्य करते हैं, यानी इनसे हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर। अब हम बात करेंगे रासायनिक सेल। ये हमने 11th में भी आपके थोड़ा सा बेसिक जानकारी दी हुई थी, वहां पर भी पढ़ा था। रासायनिक सेल की संरचना एवं क्रिया विधि। रासायनिक सेल की संरचना एवं क्रिया विधि। तो बेटा रासायनिक सेल की संरचना क्रिया विधि को समझने के लिए सबसे बेस्ट उदाहरण है वो है डैनियल सेल। कौन सा सेल है, डैनियल सेल। यानी रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल की संरचना और क्रिया विधि समझने के लिए हम सबसे बेस्ट उदाहरण जो हम लेते हैं वो किसका लेते हैं, डैनियल सेल का लेते हैं। डैनियल सेल को हम जिंक कॉपर सल्फेट सेल भी कहते हैं। डैनियल सेल को हम क्या, जिंक कॉपर सल्फेट सेल भी कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे डैनियल सेल की संरचना। यानी हमें रासायनिक सेल की क्रिया विधि समझनी है और रासायनिक सेल की क्रिया विधि समझने के लिए या संरचना को समझने के लिए हमने किसका उदाहरण ले लिया, डैनियल सेल का। अब हम देखते हैं डैनियल सेल की संरचना किस प्रकार होती है। 11th में भी पढ़ रखी हमने, इंटरेस्टेड। तो डैनियल सेल में हम कहते हैं कि इसमें एक जिंक धातु की छड़ को, किसकी, जिंक धातु की छड़ को 1 m सांद्रता के जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। हम दो पात्र ले लेते हैं बेटाओ, और उन दो पात्रों में क्या करते हैं कि सबसे पहले एक पात्र में जिंक धातु की छड़ को 1 m सांद्रता के जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। तो ये जो पात्र हुआ, यानी जिंक छड़ को जब जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोकर आपके एक जो सिस्टम बनेगा उसे हम जिंक अर्ध सेल क्या कहेंगे, जिंक अर्ध सेल। और इस पर ऑक्सीकरण होता है इसलिए इसको हम ऑक्सीकरण अर्ध सेल भी कहते हैं। बात आ रही है समझ में। डैनियल की सेल की संरचना में हम कहेंगे सबसे पहले कि इसमें जिंक धातु की छड़ को 1 m सांद्रता के जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं, जिसे जिंक अर्ध सेल या ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहा जाता है। एक दूसरे पात्र में हम कॉपर धातु की छड़ को, किसकी छड़ को बेटा, कॉपर धातु की छड़ को 1 m सांद्रता के कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं और इसे क्या कहते हैं, अब कॉपर अर्ध सेल कहते हैं, या दूसरा नाम इस पर अपचयन होगा इसलिए इसको अपचयन अर्ध सेल कह देते हैं। बात आ रही है, हमने दो धातुओं की छड़ ली, एक तो जिंक की और एक कॉपर की। जिंक छड़ को 1 m सांद्रता के जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया, कॉपर छड़ को 1 m सांद्रता के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया। ये दो अर्ध सेल बन गए, एक तो होगा जिंक अर्ध सेल और दूसरा होगा कॉपर अर्ध सेल। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे इसकी क्रिया विधि की बात करते हैं, इसका चित्र बनाएंगे तब एक बार और इसकी संरचना को हम दोहरा देंगे। अब बात करते हैं हम क्रिया विधि क्या होता है इसमें।
अब हम क्या करते हैं, इन दोनों अर्ध सेलों को, कौन से अर्ध सेल, जिंक अर्ध सेल एवं कॉपर अर्ध सेलों को संयोजी तार से जोड़कर, किसे, संयोजी तार से जोड़कर एवं लवण सेतु लगाते हुए, क्या लगाएंगे, लवण सेतु। यहां पर दो चीज उपयोग कर सकते हैं आप, दोनों पात्रों को आप लवण सेतु से जोड़ सकते हैं, लवण सेतु क्या होता है ये हम अभी बताएंगे आपको, या सैरंध्र पात्र से हम इनको पृथक कर सकते हैं। जब दो अलग अलग पात्र लिए जाते हैं तब तो हम इनको लवण सेतु से जोड़ते हैं, और एक ही पात्र में जब हम करते हैं तो इनको एक सैरंध्र दीवार से इनको पृथक करते हैं। आ रही बात समझ में? तो हम कहते हैं इन दोनों अर्धसेलों को संयोजी तार से जोड़कर अब लवण सेतु लगाते हैं तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है, और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, इसलिए तो शुरुआत में हमने बताया था काम पड़ेगा बेटाओ। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण, और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, उसका क्या होता है, अपचयन। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में हमें यह ध्यान रखना है कि कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो यहां पर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है वो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होता है, यानी जिंक छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, यानी Zn इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2 प्लस आयनों में परिवर्तित हो जाता है। और अब इन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहां से होगा, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होता है। ये किसका बताया हमने, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। परंतु बेटा विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। ये बात हमको अच्छे से याद रखनी है। विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होता है, तो इसलिए धारा का प्रवाह हम बोलेंगे वो होगा उल्टा, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर होता है। पहले हम कह रहे थे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होता है, और विद्युत धारा का प्रवाह जो होगा वो विपरीत होगा, किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो वो होता है बेटा कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर। यहां पर जिंक छड़ जो है वो एनोड के रूप में होती है। कौन से इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करती है, एनोड के रूप। और यहां पर एनोड जो होता है बेटा वो ध्यान रखना है आपको, कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सॉरी, एनोड जो होगा आपके, एनोड जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और यहां पर कैथोड जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर? अब जिंक छड़ पर हम क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे थे, इसलिए जिंक छड़ पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। तो जिंक छड़ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, और कॉपर छड़ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो इसलिए इसका क्या होगा, अपचयन होता है। इसका क्या होता है, अपचयन। एक बेटा यहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं, यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमने पढ़े वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत अपघटनीय सेल और रासायनिक सेल में ये दोनों में आपके विपरीत, यानी वैद्युत अपघटनीय सेलों में आपने एनोड पढ़ा, वैद्युत अपघटनीय सेलों में आपने एनोड पढ़ा, और ये आपके कैथोड पढ़ा।
तो वैद्युत अपघटनीय सेलों में देखिए कि एनोड कैसा था और कैथोड कैसा था, ये चीज अपन को गौर करनी है। 1 मिनट देख लीजिए। हाँ, तो देखिए हम बात कर रहे थे कि यहां पर जिंक छड़ जो होती है वो एनोड के रूप में होती है। ये एनोड जो होता है, सॉरी, यहां पर ये नेगेटिव होती है। ये कैसी होती है? नेगेटिव होती है। जबकि यहां पर कैथोड जो होती है वो पॉजिटिव होती है। इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, इसलिए इसकी एक ट्रिक बता दूंगा बेटा मैं आपको। और ये वैद्युत अपघटनीय सेल और रासायनिक सेल दोनों में आपके विपरीत होते हैं, दोनों में विपरीत होते हैं। इनको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि यहां पर इसको एनोड क्यों कहते हैं, कैथोड क्यों कहते हैं, और वैद्युत अपघटनीय में इसको एनोड कब कहा जाता है और इसमें कैथोड कब कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको अलग से एक बार ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि अक्सर गलती हो जाती है, हमसे ही कंफ्यूजन हो जाता है। यहां पर मैंने पहले पॉजिटिव कर दिया था और ये नेगेटिव, जबकि इसमें एनोड नेगेटिव होता है और ये कैसा होता है? पॉजिटिव। तो हमें इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, यदि याद करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा कर। हम सीधा सा पहले बात करते हैं वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत अपघटनीय सेल में एनोड किसे कहते हैं? तो इसको एनोड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर एनायन विसर्जित होते हैं। इस पर क्या आते हैं बेटा? एनायन। और इस पर एनायन कब आएंगे? जब ये स्वयं कैसा होगा? पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना, इससे कभी गलती होने की संभावना, कई बार जल्दबाजी में हमसे भी एक आपके गलती हो जाती है। लेकिन यहां पर एनोड किसे कहते हैं? जिस पर एनायन आते हैं, और एनायन कब आएंगे? जब एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरा है कैथोड। इसको कैथोड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर कैटायन आके विसर्जित होते हैं, और इस पर कैटायन कब आएंगे? यानी विपरीत आवेश, जब ये स्वयं कैसा होगा? नेगेटिव। ये बात कही जाती है वैद्युत अपघटनीय सेलों के लिए। अब बात आती है रासायनिक सेल। रासायनिक सेल, रासायनिक सेल में बात करता हूं मैं एनोड। रासायनिक बात करते हैं हम एनोड। तो इसको एनोड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित होते हैं। इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है बेटा? अधिक। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा तो ये कैसी प्रवृत्ति का होगा? नेगेटिव होगा। एनोड पर जिंक जो है, जिंक क्या है? एनोड के रूप में। तो जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन त्यागती जाएगी तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ये कैसा होगा? नेगेटिव। जबकि हम कैथोड पर बात करते हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। यानी जब जिंक यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंचते हैं तो कैथोड पर Cu2 प्लस आयन रहते हैं। क्या रहते हैं? Cu2 प्लस आयन। तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये कैसा होगा? पॉजिटिव। ये चीज अब ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि हमेशा एनोड इसमें नेगेटिव और कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव। यदि गलती होने की संभावना होती है तो इस ट्रिक से आप निकाल लेना, इस ट्रिक से आसानी से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। फिर भी आपको यदि कंफ्यूजन रहता है तो एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, एक शब्द याद रखना आप, लॉन। क्या शब्द रखेंगे? लॉन। एल से लेफ्ट,
एल से क्या रखेंगे, लेफ्ट, और ओ से ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन, लेफ्ट इलेक्ट्रोड होगा, इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ए से ध्यान रखना है ये होता है एनोड, और एन से ध्यान रखना है ये होता है हमेशा कैसा, नेगेटिव। तो एनोड जो होता है वो हमेशा लेफ्ट की ओर होता है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है, और वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर? तो ये बात हुई आपके, इससे भी हम इसको याद रख सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहां पर एनोड नेगेटिव होगा और कॉपर कैसा होगा, यानी कैथोड पॉजिटिव होगा। जिंक छड़ पर ऑक्सीकरण होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, कॉपर छड़ पर अपचयन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। क्लियर? अब इसके चित्र की हम बात कर लेते हैं, तब तक ये 1 मिनट नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए, डैनियल सेल की संरचना में ये दो पात्र होते हैं। एक पात्र में हम जिंक छड़ जिंक सल्फेट के 1 m सांद्रता के विलयन में डुबो देते हैं। दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के 1 m सांद्रता के विलयन में डुबो देते हैं। इनको अब हम एक संयोजित तार से जोड़ देते हैं। दोनों पात्रों को लवण सेतु से जोड़ा जाता है। मैंने आपको बताया लवण सेतु के आगे हम डिटेल बताएंगे। लवण सेतु जो होता है वो एक यू आकार की नली होती है जिसमें अक्रिय KCl या Na2SO4 को अगर अगर के साथ मिलाकर एक जेल के रूप में भर दिया जाता है। इसके दोनों सिरों को हम कांच की रुई से आपके बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है लवण सेतु। आगे हम लवण सेतु की बात करेंगे, इसका क्या महत्व है, क्या उपयोग है, ये भी बात करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जैसे ही संयोजित तार से हम जोड़ते हैं तो जिंक छड़ जो कि एक एनोड के रूप में कार्य करता है, और ये कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। तो यहां पर जिंक छड़ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ में कन्वर्ट होता है, और ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होता है, और ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचते हैं, कॉपर छड़। यहां पर कॉपर सल्फेट के विलयन में से Cu2+ कॉपर छड़ पर या कैथोड पर जाकर इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एनोड पर ऑक्सीकरण होता है क्योंकि जिंक छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, जबकि कॉपर छड़ पर अपचयन होता है क्योंकि Cu2+ आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहां धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर की ओर, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह होता है कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर। ठीक है, तो ये बात हुई बेटा डैनियल सेल की संरचना। इसके दोनों डायग्राम हमारी बुक में दे रखे हैं। दूसरा डायग्राम ऐसा है जिसमें एक ही पात्र में आपके दोनों पदार्थों के विलयन और इलेक्ट्रोड रखे जाते हैं, परंतु उसको हम सेरंध्र दीवार से पृथक करते हैं। डैनियल सेल की 2 प्रकार की आपके संरचनाएं, दोनों ही हमें आपके किताब में अवेलेबल हैं। एक तो इस प्रकार इसको दर्शा सकते हैं, दूसरा इसको एक ही पात्र में सेरंध्र दीवार के द्वारा दोनों विलयनों को पृथक करके हम दर्शा सकते हैं। वो हम बात करेंगे आपके कल। तो डैनियल सेल की संरचना और क्रियाविधि, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या मोबाइल पर बात कर सकते हैं। तो कल हम लवण सेतु किसे कहते हैं, लवण सेतु के उपयोग क्या हैं, और डैनियल सेल की दूसरी संरचना को भी हम आपको समझाएंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स।